क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सड़कों पर रात के समय कैसे कैसे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ट्रक ड्राइवर्स रात भर अकेले सड़कों पर चलते रहते हैं, उनके साथ कैसी कैसी डरावनी चीजें हो जाती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर देगी। ये कहानी है हरियाणा के एक गांव के रहने वाले 28 साल के ट्रक ड्राइवर राजेश की। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस रात के बाद राजेश के पूरे परिवार पर एक ऐसा साया पड़ा कि महीनों तक वे इस दुखते हुए जख्म को भरने की कोशिश करते रहे। आखिर क्या हुआ था उस रात? कौन थी वो रहस्यमयी औरत जो राजेश के ट्रक में सवार हुई? क्यों राजेश का पूरा परिवार अचानक से बीमार पड़ने लगा? और सबसे बड़ी बात, आखिर राजेश को उस डरावनी शक्ति से छुटकारा कैसे मिला? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे, लेकिन चेतावनी यह है कि यह कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव कुराली में रहने वाले राजेश सिंह की जिंदगी एक आम ट्रक ड्राइवर की तरह ही थी। 28 साल का यह नौजवान अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, 8 साल का बेटा अर्जुन और 5 साल की बेटी प्रिया शामिल थे। राजेश के पिता कभी एक किसान थे, लेकिन अब उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। राजेश ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। जब वह 20 साल का था, तभी से उसने ट्रक चलाना सीखा और फिर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। पिछले 8 सालों से वह लगातार इसी काम में लगा हुआ था। राजेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसका दैनिक जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह जल्दी उठना, माताजी के हाथों बना नाश्ता करना, बच्चों को प्यार करना और फिर अपने काम पर निकल जाना। कभी कभी तो उसे 4-5 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि उसे माल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना होता था। लेकिन राजेश कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि इसी काम से उसके परिवार का गुजारा चलता था। राजेश का ट्रक एक पुराना टाटा 407 था, जिसे वह बड़े प्यार से संभाल कर रखता था। वह अपने ट्रक को सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि अपनी जीविका का साधन मानता था। ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी और हर यात्रा से पहले वह हनुमान चालीसा का पाठ करता था। राजेश में एक खासियत यह थी कि वह कभी भी रात में अकेले सफर करने से डरता नहीं था। उसकी पत्नी सुनीता एक घरेलू महिला थी जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। वह राजेश के काम को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि रात रात भर सड़कों पर चलना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सुनीता भी समझती थी कि यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। राजेश और सुनीता का रिश्ता बेहद प्रेम भरा, दोनों अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सपने देखते रहते थे। राजेश के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी वह घर आता था, दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते थे। अर्जुन हमेशा पूछता था कि पापा, आप मुझे भी ट्रक चलाना सिखाएंगे? और छोटी प्रिया हमेशा कहती थी, पापा, आप हमेशा घर पर ही रहिए ना। इन मासूम बातों को सुनकर राजेश का दिल भर आता था, लेकिन वह समझता था कि उसकी मेहनत ही इन बच्चों का भविष्य संवार सकती है। राजेश के माता पिता भी उसकी मेहनत की बहुत कद्र करते थे। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, तू बहुत मेहनत करता है, भगवान तेरा भला करेगा। और उसके पिता भी गर्व से कहते थे, राजेश एक जिम्मेदार लड़का है, वह कभी अपने परिवार को निराश नहीं करेगा। यह सारा प्यार और विश्वास राजेश को और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता था। गांव में भी राजेश की अच्छी इज्जत थी। लोग उसे एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जानते थे। कई बार अगर किसी के पास कोई सामान किसी दूसरे शहर भेजना होता था, तो वे राजेश से संपर्क करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजेश उनका सामान सुरक्षित पहुंचा देगा। इस तरह राजेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छी पहचान बनाई थी। अक्टूबर महीने की एक शाम राजेश को अपनी कंपनी से एक अर्जेंट कॉल आया। उसके मालिक ने बताया कि उसे एक लोड दिल्ली से जयपुर तक पहुंचाना है और काम बहुत जरूरी है, इसलिए उसे तुरंत निकलना होगा। राजेश ने हमेशा की तरह इस काम को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पत्नी सुनीता को बताया कि वह 2-3 दिन बाद वापस आएगा
और बच्चों को प्यार करके घर से निकल गया। शाम के 6 बजे राजेश ने दिल्ली से अपना सफर शुरू किया। ट्रक में कपड़े का सामान लदा हुआ था, जिसे जयपुर की एक बड़ी दुकान में पहुंचाना था। राजेश ने अपनी आदत के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था और मौसम भी सुहावना था। रात के 9 बजे तक राजेश गुड़गांव पार कर चुका था और अब वह मुख्य हाईवे पर था। उसने सोचा कि पूरी रात चलकर सुबह तक जयपुर पहुंच जाएगा, लेकिन क्या वह जानता था कि इस रात उसकी जिंदगी ही बदल जाने वाली है। रात के 10:30 बज रहे थे जब राजेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। पहले तो राजेश ने सोचा कि रात के इस समय किसी अजनबी को लिफ्ट देना सही नहीं होगा, लेकिन जब उसने उस औरत को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह काफी परेशान लग रही है। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। राजेश के मन में दया आ गई और उसने सोचा कि इतनी रात में अकेली औरत को सड़क पर छोड़ देना सही नहीं होगा। राजेश ने अपना ट्रक रोका और खिड़की खोलकर उस औरत से पूछा, बहन जी, आप यहां इस समय अकेली क्या कर रही हैं? आपको कहां जाना है? उस औरत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, भैया, मुझे जयपुर जाना है। प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। मेरे साथ कुछ गलत हो गया है और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द और बेबसी थी कि राजेश का दिल पिघल गया। राजेश ने दरवाजा खोला और कहा, ठीक है बहन जी, आप बैठ जाइए, मैं भी जयपुर जा रहा हूं। उस औरत ने राजेश का शुक्रिया अदा किया और ट्रक में बैठ गई। जब वह ट्रक में बैठी तो राजेश ने महसूस किया कि अचानक ट्रक के अंदर का तापमान कम हो गया है, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात होने के कारण ठंडक बढ़ गई है। राजेश ने ट्रक चालू किया और आगे बढ़ने लगा। उसने उस औरत से बात करने की कोशिश की, बहन जी, आपका नाम क्या है और आप इतनी रात में यहां कैसे फंस गई? उस औरत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम कमला है। मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी, लेकिन बस छूट गई और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। राजेश को उसकी बात सच लगी और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। लगभग आधे घंटे तक वे दोनों चुपचाप यात्रा करते रहे। राजेश ने देखा कि वह औरत बिल्कुल शांत बैठी है और कुछ भी नहीं बोल रही। उसने सोचा कि शायद वह थकी हुई है या फिर परेशानी के कारण चुप है, लेकिन अचानक राजेश को एक अजीब सी बदबू आने लगी। यह बदबू कुछ सड़े हुए मांस जैसी थी। राजेश ने सोचा कि शायद रास्ते में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वह बदबू और भी तेज होती जा रही थी। राजेश ने खिड़की खोली ताकि थोड़ी हवा आ जाए, लेकिन फिर भी बदबू कम नहीं हुई। अब राजेश को लगने लगा था कि यह बदबू ट्रक के अंदर से ही आ रही है। उसने उस औरत की तरफ देखा तो पाया कि वह अभी भी बिल्कुल शांत बैठी है, जैसे उसे कोई बदबू ही नहीं आ रही हो। रात के 12 बजे का समय था जब राजेश का कुछ और भी अजीब चीजें नजर आने लगीं। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ों पर कई कोचे बैठे हुए हैं और वे सभी उसके ट्रक की तरफ देख रहे हैं। ये बाण बहुत अजीब थी, क्योंकि कौवे रात में नहीं जागते। फिर उसने यह भी देखा कि जहां भी उसका ट्रक जा रहा है वहां के कुल नौकना शुरू कर दे रहे हैं। राजेश के मन में संदेह पैदा होने लगा। उसने फिर से उस औरत की तरफ देखा तो पाया कि वह अभी भी बिल्कुल वैसी ही बैठी है जैसे पहले थी, लेकिन अब राजेश को लगा कि वह सांस भी नहीं ले रही है। राजेश ने ध्यान से देखा तो पाया कि सत्य में उस औरत के सीने में कोई हरकत नहीं हो रही थी। डर के कारण राजेश के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, चहन जी, आप ठीक तो है ना? उस औरत ने अपना मिर राजेश की तरफ घुमाया और जो राजेश ने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। उस औरत की आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कि वहां कोई पुतली ही ना हो। उसके होंठ काल पड़ चुके थे और उसके दांत पीले और नकीले हो गए थे। राजेश की सांस अटक गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ गया कि जो कुछ भी वह देख रहा है वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उस औरत ने अपनी काली आंखों से राजेश को देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ बोली, क्यों राजेश, डर गए? राजेश को आश्चर्य हुआ कि उसने अपना नाम कैसे जाना, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया था। राजेश की हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? उस औरत ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, मैं बहुत से नाम से जानी जाती हूं, लेकिन तुम मुझे मंजरी कह सकते हो। और रही बात तुम्हारे नाम की,
तो मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूं। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मंजरी ने आगे कहा, राजेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दिल साफ है और तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, चुना किसके लिए? मंजरी ने अपना हाथ राजेश के कंधे पर रखा और राजेश को लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया हो। मंजरी बोली, राजेश, मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो इस दुनिया में अपना काम पूरा करने के लिए आई हूं। मुझे एक ऐसे परिवार की जरूरत है जहां प्यार हो, जहां विश्वास हो, और तुम्हारा परिवार एकदम वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। राजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। अचानक मंजरी का रूप और भी भयानक हो गया। उसके बाल हवा में लहराने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हवा में तैरने लगी। राजेश ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, मंजरी चीखी और कहा, बंद करो ये सब, ये मुझे परेशान कर रहा है। राजेश को लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उसे बल मिल रहा है। उसने और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मंजरी ने गुस्से में आकर राजेश के हाथ पर नाखून गड़ाए। राजेश दर्द से चीखा, लेकिन उसने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक मंजरी ने कहा, ठीक है राजेश, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन हां, मैं तुम्हारे परिवार के पास जाऊंगी। यह सुनकर राजेश और भी डर गया। उसने कहा, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। मंजरी ने एक शैतानी हंसी हंसी और कहा, राजेश, मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूं, मैं उन्हें प्यार दूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। लेकिन राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। मंजरी ने आगे कहा, राजेश, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं पहले से ही तुम्हारे परिवार के संपर्क में हूं। जब तुम घर से निकले थे, मैंने तुम्हारी पत्नी सुनीता के सपने में आना शुरू कर दिया था। राजेश को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह जानता था कि उसकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से परेशान रहती थी और कहती थी कि उसे अजीब सपने आ रहे हैं। राजेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। मंजरी ने कहा, राश, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक परिवार चाहिए जहां मैं रह सकूं। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, खासकर तुम्हारी बेटी प्रिया, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। यह सुनकर राजेश का खून सूख गया। अचानक ट्रक में एक तेज रोशनी फैली और मंजरी गायब हो गई। राजेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजेश को लगा कि शायद यह सब कुछ एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर देखा तो वहां मंजरी के नाखून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राजेश समझ गया कि जो कुछ भी हुआ था वह सच था। राजेश ने तुरंत अपने फोन पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजेश की परेशानी और बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद घर में सब सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि उसकी पत्नी रात में फोन की आवाज सुनकर जरूर उठ जाती है। राजेश ने फैसला किया कि वह तुरंत घर वापस जाएगा। उसने अपना ट्रक पलटा और घर की तरफ चलने लगा। रास्ते भर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि उसके परिवार के साथ सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा है। जब राजेश ट्रक में मंजरी से मिला था, ठीक उसी समय उसके घर में भी अजीब चीजें होना शुरू हो गई थीं। सुनीता रात को सो रही थी जब अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में कोई साया खड़ा है। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो साया और साफ दिखाई देने लगा। वो साया एक औरत का था जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। सुनीता डर गई, लेकिन हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो साया धीरे धीरे सुनीता के पास आने लगा। सुनीता ने अपने पास सो रहे बच्चों को देखा तो वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अचानक वो साया बोली, डरो मत सुनीता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूं। सुनीता की सांस फूलने लगी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहां कैसे आना है? उस आवाज ने जवाब दिया, मैं मंजरी हूं, मैं बहुत अकेली हूं
और मुझे एक परिवार चाहिए। सुनीता ने हिम्मत करके कहा, तुम यहां से चली जाओ, ये हमारा घर है। लेकिन मंजरी ने कहा, सुनीता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं उनकी मां बनना चाहती हूं। यह सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, कभी नहीं, तुम मेरे बच्चों के पास भी नहीं आ सकती। मंजरी ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, सुनीता, तुम मुझे रोक नहीं सकती। देखो, तुम्हारे बच्चे कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। यह मेरा जादू है, मैं चाहूं तो वे कभी नहीं जाग सकते। यह सुनकर सुनीता घबरा गई और उसने अपने बच्चों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जागे। सुनीता ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। मंजरी ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे परिवार का प्यार चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम सब मेरी बात मानोगे। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान घर के दूसरे कमरे में राजेश के माता पिता की भी नींद खुली। राजेश की मां को लगा कि किसी की आवाज आ रही है। वे उठकर सुनीता के कमरे की तरफ आने लगे। जब वे कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने सुनीता को किसी से बात करते सुना। राजेश की मां ने कमरे में झांका तो देखा कि सुनीता अकेली बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। राजेश की मां ने पूछा, सुनीता बेटी, तुम किससे बात कर रही हो? सुनीता ने अपनी सास की तरफ देखा और पूछा, मां जी, आपको यहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा? राजेश की मां ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने कहा, यहां तो कोई नहीं है बेटी, क्या तुम ठीक हो? सुनीता को समझ आ गया कि मंजरी सिर्फ उसे दिखाई दे रही है। मंजरी ने कहा, देखा सुनीता, मैं सिर्फ उन्हें दिखाई देती हूं जिन्हें मैं चाहती हूं। अभी मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही हूं क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। सुनीता ने अपनी सास से कहा, मां जी, कुछ नहीं, मुझे बस एक बुरा सपना आया था। राजेश की मां वापस अपने कमरे में चली गई। जैसे ही राजेश की मां वहां से गई, मंजरी का रूप और भी डरावना हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हवा में तैरने लगी। उसने सुनीता से कहा, अब सुनो सुनीता, मैं तुम्हें एक मौका दे रही है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को खुश रखूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए सुला दूंगी। सुनीता ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मंजरी ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम सब मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लो। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगी, बस इतना ही। सुनीता को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। मंजरी ने आगे कहा, और ही सुनीता, तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगी। अगर तुमने राजेश या किसी और को मेरे बारे में बताया तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। सुनीता में डरते हुए सिर हिलाया। मंजरी मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। सुनीता की सांस में सांस आई और उसने देखा कि उसके बच्चे अनसामान्य तरीके से सो रहे हैं। सुबह के 6 बजे राजेश अपने घर पहुंचा। पूरी रात वह ड्राइव करता रहा था और उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने देखा कि सुनीता बहुत परेशान लग रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और वह बहुत चिंतित दिख रही थी। राजेश ने पूछा, सुनीता, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुनीता ने एक बार राजेश की आंखों में देखा। वह राजेश को रात की घटना के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मंजरी की धमकी उसे याद आ गई। उसने कहा, कुछ नहीं, बस रात में नींद नहीं आई। राजेश को लगा कि सुनीता कुछ छुपा रही है। उसने अपने बच्चों को देखा तो वे भी सामान्य से अधिक शांत लग रहे थे। राजेश ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या रात में कुछ अजीब हुआ था। उसकी मां ने बताया, रात में सुनीता किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने पूछा तो उसने कहा कि बुरा सपना आया था। यह सुनकर राजेश और भी चिंतित हो गया। उसे लगा कि मंजरी सच में उसके घर आ गई है। राजेश ने सुनीता को अकेले में बुलाया और कहा, सुनीता, मुझे सच बताओ कि रात में क्या हुआ था। मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रही हो। सुनीता ने पहले तो मना किया, लेकिन जब राजेश ने जिद की तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे मंजरी उसके सामने आई थी और कैसे उसने धमकी दी थी। राजेश ने भी सुनीता को रात में ट्रक में हुई घटना के बारे में बताया। दोनों को समझ आ गया कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजेश ने कहा, सुनीता,
हमें कुछ करना होगा, हम इस तरह डर के मारे नहीं रह सकते। सुनीता ने कहा, लेकिन राजेश, उसने धमकी दी है कि अगर हमने किसी को बताया तो यह बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। राजेश ने कहा, हमें किसी धार्मिक गुरु से मिलना चाहिए, शायद वे हमारी मदद कर सकें। लेकिन सुनीता डर रही थी। उसने कहा, राजेश, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? राजेश ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनीता, अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह स्थिति और भी खराब हो जाएगी, हमें हिम्मत करनी होगी। दिन भर राजेश और सुनीता दोनों बहुत चिंतित रहे। उन्होंने देखा कि बच्चे भी कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन, जो हमेशा शैतानी करता रहता था, वह बहुत शांत था, और छोटी प्रिया बार बार कह रही थी, मम्मी, वो आंटी कब आएगी? जब सुनीता ने पूछा कि कौन सी आंटी, तो प्रिया ने कहा, जो रात में मेरे सपने में आई थी। यह सुनकर राजेश और सुनीता दोनों की चिंता और बढ़ गई। उन्हें समझ आ गया कि मंजरी सिर्फ सुनीता के सामने ही नहीं आई है, बल्कि बच्चों के सपनों में भी आ रही है। राजेश ने फैसला किया कि वह शाम को गांव के पंडित जी से मिलेगा। पंडित राम किशोर जी गांव के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, और लोग कहते थे कि उन्हें इन सब चीजों की अच्छी जानकारी है। शाम को राजेश पंडित जी के पास गया। उसने पंडित जी को सारी स्थिति के बारे में बताया। पंडित जी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, राजेश बेटा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह एक बहुत शक्तिशाली और नकारात्मक शक्ति है जो तुम्हारे परिवार पर कब्जा करना चाहती है। राजेश ने पूछा, पंडित जी, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? पंडित जी ने कहा, राजेश, यह काम आसान नहीं है। इस आत्मा को भगाने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह आत्मा तुम्हारे परिवार को क्यों चुना है। राजेश ने कहा, पंडित जी, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि वह कोई मुसीबत में फंसी औरत है। पंडित जी ने समझाया, राजेश, कई बार ये आत्माएं हमारी दया का फायदा उठाती हैं। तुम्हारे दिल में दया थी, इसलिए तुमने मदद की, लेकिन इस आत्मा ने तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया है। पंडित जी ने राजेश को समझाया कि अगले दिन वे उसके घर आकर एक विशेष हवन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हवन से उस नकारात्मक शक्ति को भगाया जा सकता है। राजेश घर आया और सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता खुश हुई कि शायद अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उस रात फिर से अजीब चीजें होना शुरू हो गईं। रात के 12 बजे सुनीता की नींद खुली तो उसने देखा कि मंजरी फिर से उसके सामने खड़ी है। इस बार मंजरी बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मंजरी ने तेज आवाज में कहा, सुनीता, तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने राजेश को सब कुछ बता दिया। सुनीता डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हमें तुम्हारे बारे में बताना पड़ा। तुम हमारे परिवार को परेशान कर रही हो। मंजरी ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, तो तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो और पंडित को बुलाने की सोच रहे हो? सुनीता हैरान रह गई कि मंजरी को कैसे पता चल गया। मंजरी ने कहा, सुनीता, मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए हूं। तुम्हारा पति राजेश जहां भी जाता है, मैं वहां भी हूं। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। यह कहकर मंजरी ने अचानक अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। सुनीता ने देखा कि प्रिया अचानक से तेज बुखार में जलने लगी। सुनीता चीखी, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। मंजरी ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है सुनीता। अगर तुमने पंडित को बुलाया तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को बहुत तकलीफ दूंगी। सुनीता रोने लगी और बोली, प्लीज हमें माफ कर दो, हमने कोई गलती नहीं की है। मंजरी ने प्रिया के बुखार को ठीक किया और कहा, सुनीता, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने कोई भी पंडित या धार्मिक व्यक्ति को यहां बुलाया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। यह कहकर मंजरी गायब हो गई। सुनीता ने देखा कि प्रिया अब सामान्य हो गई है और शांति से सो रही है। सुबह सुनीता ने राजेश को रात की घटना के बारे में बताया। राजेश बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, सुनीता, हमें डरना नहीं चाहिए। पंडित जी आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनीता डर रही थी। उसने कहा, राजेश, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। राजेश ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि वे पंडित जी से मिलकर स्थिति के बारे में बताएंगे। शाम को पंडित जी राजेश के घर आए। उन्होंने अपने साथ हवन की सामग्री भी लाई थी। जैसे ही पंडित जी ने घर में कदम रखा,
अचानक तेज हवा चलने लगी और घर का तापमान बहुत कम हो गया। पंडित जी ने कहा, राजेश, यहां बहुत तेज नकारात्मक ऊर्जा है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने हवन की तैयारी शुरू की। जैसे ही उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक घर में अजीब आवाजें आने लगीं। बर्तन गिरने लगे, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। पंडित जी ने और तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक तेज चीख की आवाज आई और घर में सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने कहा, लगता है वह चली गई है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक प्रिया और अर्जुन दोनों बेहोश हो गए। सुनीता चीखी और अपने बच्चों के पास दौड़ी। पंडित जी ने बच्चों की नाहीं देखी तो पाया कि वह बहुत धीमी चल रही है। उन्होंने कहा, राजेश, यह आत्मा बहुत खतरनाक है। इसमें बच्चा की जीवन शक्ति को कम कर दिया है। अचानक मंजरी की आवाज पूरे घर में गूंजी, पंडित जी, आप यहां से चले जाइए। यह मेरा परिवार है और मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पंडित जी ने कहा, हे दुष्ट आला, तू इस पवित्र परिवार को छोड़ दे। मंजरी ने गुस्से में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अगर आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं इन बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर सुनीता घबरा गई और उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी प्लीज रुकिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पंडित जी के जाने के बाद राजेश के घर में एक भयावह शांति छा गई थी। बच्चे अभी भी बेहोश थे और सुनीता उनके सिरहाने बैठकर रो रही थी। राजेश का मन भारी हो गया था। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। मंजरी की शक्ति उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। रात के 2 बजे अचानक प्रिया की आंखें खुलीं, लेकिन वे आंखें प्रिया की नहीं लग रही थीं। उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह धीमी आवाज में बोली, मम्मी, वो आंटी फिर आई है। वो कह रही है कि अब वो हमेशा के लिए यहीं रहेगी। सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रिया बेटा, कौन सी आंटी? लेकिन प्रिया की आंखें फिर बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। राजेश को लगा कि अब मंजरी सीधे बच्चों के माध्यम से उनसे संपर्क करने लगी है। यह सबसे खतरनाक स्थिति थी। अर्जुन भी जागा और वह डरी हुई आवाज में बोला, पापा, मुझे डर लग रहा है। वो औरत मुझे सपने में दिखाई दे रही है। वो कहती है कि वो मेरी नई मम्मी बनना चाहती है। अगली सुबह राजेश ने फैसला किया कि वह किसी और से मदद मांगेगा। उसे याद आया कि गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसका नाम था काली बाबा और लोग कहते थे कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। राजेश ने सुनीता से कहा, मैं काली बाबा के पास जा रहा हूं, तुम बच्चों को संभालना और अगर कुछ भी अजीब हो तो तुरंत मुझे फोन करना। सुनीता ने घबरा कर कहा, राजेश, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, पता नहीं वह फिर से आ जाए। राजेश ने उसे दिलासा दिया, मैं जल्दी आऊंगा, हनुमान चालीसा पढ़ती रहना। वह काली बाबा के पास गया और उन्हें सारी स्थिति बताई। काली बाबा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, राजेश, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। यह एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा है। इसका नाम मंजरी है और यह कई सालों से इस इलाके में लोगों को परेशान कर रही है। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, आप इसे कैसे जानते हैं? काली बाबा ने समझाया, पहले भी कई परिवारों को इसने निशाना बनाया है। यह खुशहाल परिवारों को चुनती है और फिर उनमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बच्चों को बहुत पसंद करती है। बाबा ने आगे कहा, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पूरे परिवार की हिम्मत और विश्वास की जरूरत होगी। काली बाबा ने राजेश को समझाया कि अनुष्ठान रात के 12 बजे करना होगा। उन्होंने कहा, मंजरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली रात में होती है, लेकिन यही समय है जब हम उसे हमेशा के लिए बांध सकते हैं। उन्होंने राजेश को कुछ विशेष सामग्री दी, काला तिल, सरसों का तेल, लाल कपड़ा और एक विशेष यंत्र। बाबा ने चेताया, राजेश, यह बहुत खतरनाक होगा। मंजरी तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तुम्हें किसी भी हाल में डरना नहीं है और अनुष्ठान बीच में नहीं छोड़ना है। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो मंजरी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। घर लौटकर राजेश ने सुनीता को सब कुछ बताया। सुनीता डर गई, लेकिन उसने कहा, राजेश, अगर यह हमारे बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूं। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे।
शाम को बच्चे फिर से बेहोश हो गए। इस बार मंजरी ने अर्जुन के मुंह से कहा, राजेश, तुमने बहुत गलती की है। काली बाबा के पास जाकर तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लूंगी। राजेश ने हिम्मत करके कहा, मंजरी, तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकती। आज रात तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये सुनकर पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, सामान गिरने लगा और एक डरावनी चीख गूंजी। रात के 11:30 बजे राजेश ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने घर के बीचों बीच एक वृत्त बनाया, उसमें काला तिल बिछाया और यंत्र रखा। सुनीता और बच्चे वृत्त के अंदर बैठ गए। राजेश ने सरसों के तेल का दीपक जलाया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा घर हिलने लगा। मंजरी अपने पूरे रूप में प्रकट हुई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें लाल थीं और वह जमीन से कुछ फीट ऊपर तैर रही थी। उसकी आवाज कानों को फाड़ने वाली थी। राजेश, तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, मंजरी चीखी। लेकिन राजेश ने काली बाबा के दिए गए मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज से मंजरी और भी गुस्से में आ गई। उसने हवा चलाई, घर की चीजें फेंकी, लेकिन वृत्त के अंदर वे सुरक्षित थे। प्रिया डर के कारण रोने लगी, लेकिन सुनीता ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अचानक मंजरी ने वृत्त को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। यंत्र की शक्ति उसे रोक रही थी। राजेश ने मंत्र और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। मंजरी चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। सुबह के 4 बजे तक राजेश मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक तेज रोशनी के साथ मंजरी चीखी और गायब हो गई। घर में फिर से शांति छा गई। यंत्र से सफेद धुआं निकला और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चों की आंखें खुलीं और इस बार वे सामान्य लग रहे थे। प्रिया ने कहा, पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो डरावनी आंटी चली गई है ना? राजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन काली बाबा आए और उन्होंने पुष्टि की कि मंजरी हमेशा के लिए चली गई है। उन्होंने कहा, राजेश, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। उसके बाद से राजेश के परिवार की जिंदगी पहले जैसी हो गई। बच्चे खुश रहने लगे, सुनीता को चैन की नींद आने लगी और राजेश फिर से बेफिक्र होकर अपना काम करने लगा। राजेश ने इस घटना से सीखा कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हिम्मत और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। उसने यह भी समझा कि परिवार की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आज भी राजेश उस रात को याद करके कांप जाता है, लेकिन वह गर्व भी करता है कि उसने अपने परिवार की रक्षा की। वह अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन रात में किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं देता और हमेशा अपने ट्रक में हनुमान चालीसा बजाकर रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन साहस, प्रेम और आस्था के साथ हर मुश्किल से निकला जा सकता है। यह कहानी राजेश और उसके परिवार की वह घटना है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन अंत में प्रेम और साहस की जीत हुई। आज भी जब राजेश गांव के लोगों को यह कहानी सुनाता है तो सभी ध्यान से सुनते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं।